कांग्रेस और विकास में 36 का आंकड़ा है। जहां कांग्रेस रहेगी वहां विकास हो ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ का चुनावी संग्राम अब 36 के आंकड़े जैसा नजर आ रहा है। कांकेर में चुनावी सभा करने पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमले बोले। बस्तर वासियों का अभिवादन करते हुए पीएम मोदी ने आदिवासियों और गरीबों और वंचितों को अपने भाषण में खास महत्व दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को देश के टॉप राज्यों में लाने के दावे किए, गरीबों को आवास दिलाने की बात कही, तो वहीं विकास के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं की कोठियां, उनके बंगले, उनकी कारें, इन्हीं का विकास हुआ है। 9 साल पहले तक जो काम असंभव लगते थे, वो काम भी हमने पूरे किए हैं, क्योंकि उनकी गारंटी मोदी ने दी थी। न मोदी डिगता है, न मोदी डरता है। मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को न रोकता है। जाहिर है कि चुनावी नजरिए से पीएम मोदी का बस्तर दौरा बेहद खास था। सत्ता की चाबी कहे जाने वाले बस्तर को जीतना दोनों पार्टियों के लिए चुनौती है। बस्तर की सभी 12 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है और इसे फिर से अपनी झोली में डालने के लिए आदिवासियों का साथ बेहद जरूरी है। बीजेपी आदिवासियों के मुद्दे को उठाते हुए ही चुनाव में आगे बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस भी विकास के दम पर मोर्चा संभाल रही है। इधर पीएम मोदी ने तीखे हमले किए तो कांग्रेस से भी जोरदार पलटवार सामने आया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। 4 दिन बचे चुनाव के, अभी तक घोषणा पत्र जारी नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले कि छत्तीसगढ़ में करेंगे क्या। उनकी निगाह तो नगरनार स्टील प्लांट पे, उनकी निगाह खदान पर छत्तीसगढ़ की, ताकि अपने मित्रों को दे सके। बस्तर में आदिवासी धर्मांतरण और नगरनार स्टील प्लांट का मुद्दा गरमाया हुआ है, जो यकीनन चुनावी बयार को बदल सकता है। अब देखना होगा किसकी कवायद चुनाव में रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो ये कहा जाता है कि जिसने बस्तर जीत लिया, जिसने बस्तर फतेह कर लिया, उसने छत्तीसगढ़ की सत्ता हासिल कर ली। और इसीलिए दोनों ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बस्तर पर फोकस करती हुई दिखाई दे रही है। पहले बीजेपी 15 साल तक क्या काबिज रही छत्तीसगढ़ में, और बस्तर पर भी अच्छा खासा फोकस था। लेकिन पिछले चुनाव में हमने देखा कांग्रेस ने जबरदस्त यहां पर जो है उत्साह के साथ यहां सीटें हासिल की हैं। लगभग सभी सीटें कांग्रेस की झोली में गई है। 12 की 12 सीटें कांग्रेस के पास है। कब्जा कांग्रेस का है तो गढ़ भी कांग्रेस का कहा जाएगा। और इसीलिए बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं को यहां पर उतारा है। जी हां, मुख्यमंत्री के साथ साथ, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ यहां प्रधानमंत्री खुद यहां पर चुनावी सभा लेने के लिए आए। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि बस्तर को फोकस करती हुई दोनों ही पार्टियां यहां दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है 36 का आंकड़ा। जी हां, सही समझे आप। सत्ता की चाबी कहे जाने वाले बस्तर में पीएम मोदी की सभा हुई। कांकेर में प्रधानमंत्री की सभा में भीड़ पहुंची, बहुत कुछ कह रही थी ये भीड़। और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर कई तरह के निशाने साधे, तरह तरह के आरोप लगाए, जिस पर सीएम भूपेश ने भी जोरदार पलटवार किए। लेकिन बस्तर की फिजा क्या कह रही है? क्या कांग्रेस के गढ़ में इस बार मोदी मैजिक चलने वाला है? इन्हीं मुद्दों को आज हम समझने की कोशिश करने वाले। और हमारे साथ जो मेहमान हैं, चलिए उनसे आपका परिचय करा दें। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सुरेंद्र जी बंसल न्यूज पर आपका। हमारे साथ उमेश घोरमोड़े जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी छत्तीसगढ़ के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं उमेश जी आपका। और हमेशा की तरह गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। उनके अनुभव को हम जो है यहाँ पर उनका लाभ लेने की कोशिश करेंगे। गंगेश जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से। बस्तर सभी फोकस करने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं।
बस्तर पर न केवल बीजेपी का फोकस है बल्कि कांग्रेस का भी फोकस दिखाई दे रहा है। किस तरह की राजनीति आप बस्तर को लेकर देखते हैं? सबसे पहले क्विक रिएक्शन आप ही का। देखिए, बस्तर को लेकर दोनों ही पार्टियां लगातार इसीलिए फोकस कर रही हैं, जैसा आपने कहा कि बस्तर ही वो क्षेत्र है जहां से सत्ता का रास्ता क्लियर होता है। तो यही वजह है कि लगातार कांग्रेस भी वहां पर फोकस कर रही है और इसके बाद भाजपा भी वहां पर लगातार फोकस कर रही है। आज नरेंद्र मोदी जी भी आए और उन्होंने भी लगातार वहां पे, ये उनकी मुझे लगता है 10-15 दिन की दूसरी सभा है। इसके पहले फिर वो नगरनार के उस उद्घाटन में आए थे, तो उस समय भी उन्होंने कई घोषणाएं की थी। अभी फिर वो आए हैं, एक नई घोषणा की है कि हिंदी में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल की पढ़ाई कराई जाएगी। तो एक ये निश्चित तौर पर आदिवासी क्षेत्र के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए तो एक बहुत अच्छी घोषणा है। और इसी तरह कांग्रेस भी लगातार घोषणाएं कर रही है। आज भूपेश बघेल जी ने महुआ की बात की। महुआ जो है बहुतायत में बस्तर में होता है। बड़ी संख्या में जो आदिवासी है वन उपज के साथ महुआ बीन के उसको अच्छे दामों में बाजार में बेचते हैं। और छत्तीसगढ़ में महुआ की भी एमएसपी तय हो गई है, तो सरकार भी महुआ खरीद रही है और सरकार ने उससे इथेनॉल बनाने का भी प्रोजेक्ट अभी आचार संहिता के पहले ला दिया था। तो एक तरह से बस्तर के आदिवासियों को वनोपज के साथ एक ये बड़ा वनोपज ये भी है जिसको लेकर लाभ देने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। साथ में और इसके अलावा मक्का की खेती वहां होती है ज्यादा, धान के अलावा मक्का, धान तो वहां कम होता है लेकिन मक्का ज्यादा खेती में आता है। तो मक्का को लेकर भी काफी कुछ कांग्रेस सरकार ने घोषणा करके रखा हुआ है। उसका भी एमएसपी बढ़ाने की बात है, एमएसपी में खरीदारी उसकी होती है। तो इस तरह दोनों ही पार्टियां लगातार फोकस कर रही हैं। और चूंकि अभी कांग्रेस की सीटें हैं, 12 सीट पे पूरा कांग्रेस है वहां पे, तो अपना गढ़ बचा के रखना भी बहुत जरूरी है बस्तर की 12 सीटों को। तो इसलिए लगातार कांग्रेस के भी जो प्रत्याशी के साथ लगातार बड़े नेता वहां पे जा रहे हैं। प्रियंका गांधी जा चुकी हैं, खड़गे जी जा चुके हैं, राहुल गांधी जा चुके हैं। इस तरह से सारे लोग, सारे जो केंद्रीय नेतृत्व वो लोग जा चुके हैं। और यहाँ से भी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, तो उनका क्षेत्र ही वही है। उसके अलावा वो कैंडिडेट भी हैं, प्लस साथ में मुख्यमंत्री लगातार फोकस कर रहे हैं। उनका लगातार दौरा बस्तर में हो रहा है। जी छत्तीसगढ़ का जो है एक बड़ा मुद्दा, 36 का आंकड़ा आज हम कर रहे हैं। आज के मुद्दे में बहस और अब राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगा। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगा। सुरेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए बस्तर को तो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। लगभग 12 ही सीटों, सभी 12 सीटों पर आपका कब्जा है। और क्या आप एक चुनौती के रूप में इसे लेते हैं? क्योंकि आने वाले समय में बीजेपी खास तौर पर फोकस करती हुई दिखाई दे रही है। 5 साल का आपका कार्यकाल बीत चुका है। जो काम आपने बस्तर में किए हैं, जो नहीं भी किए हैं, उनके लिए आपने घोषणाएं की होंगी। तो ऐसे में चूंकि स्टार प्रचारक है नरेंद्र मोदी जी, और जब वो यहाँ इस धरती पर आते हैं, इस धरातल पर आते हैं बस्तर की, तो कई तरह के आरोप भी लगाते हैं, बीजेपी के बारे में भी बात करते हैं। और आपको ये भी पता है कि पिछले 15 साल तो बीजेपी का शासन भी रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक बड़ी चुनौती है बस्तर को बचाना? ललित जी, अब तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी यह मान चुका है कि छत्तीसगढ़ में चुनावी मुकाबले में भाजपा कहीं पर नहीं है। और जिस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराते हुए लगातार झूठ, जो पहले 4 सभाओं में था, आज 5वें सभा में फिर से उन्होंने इस बात की पुनरावृत्ति की कि धान केंद्र की सरकार खरीदती है, जो सिरे से झूठ है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरी तरह से मुद्दाबीन है। और इसलिए है ललित जी, इसका प्रमाण भी है। पिछले 4.5 साल में इसी बस्तर में 3 उपचुनाव हुए। पहले दंतेवाड़ा में उपचुनाव हुआ, फिर चित्रकूट में हुआ, फिर भानु प्रतापपुर में। भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। ये 15 साल का कुशासन जो है भाजपा का, उसको भी छत्तीसगढ़ की जनता ने और खासकर आदिवासी अंचल के बस्तर के जनता ने भोगा है। 1789 फर्जी प्रकरण दर्ज कर भोले भाले आदिवासियों को जेल में ठूसने वाले भाजपाई, ये तो विदित है कि किस तरह से सारकेगुड़ा, एडसमेटा, पेद्दागलुर में नक्सली बताकर गोली मारते रहे। और इस बार देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तेंदुपत्ता संग्रहण को लेकर बयान दिए, दावे किए, वादे किए। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या मजबूरी थी। 1 अप्रैल 2019 को इसी केंद्र की मोदी सरकार ने वनोपज संग्राहकों का जो बीमा होता है LIC के माध्यम से, उसमें केंद्रांश बंद कर दिया। तो कभी भी इन्होंने छत्तीसगढ़ को ठगने का, छत्तीसगढ़ की जनता को छलने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। भाजपा के फोकस में जनता का हित, आदिवासियों का हित कहीं नहीं है। मोदी जी अडानी के एजेंट के रूप में छत्तीसगढ़ के संसाधनों पर इनकी नजर है। आपको याद होगा 2016-17 में जो दंतेवाड़ा में जो खदान है, वहां की माइंस
अडानी को दिए और उसके लिए तत्कालीन रमन सरकार थी। नंदराज पर्वत को जो लोहायस का माइंस है ललित जी, उसके लिए फर्जी ग्राम सभा की एनओसी कूट रचना करके रमन सरकार ने बनाया था, जिसको भूपेश सरकार ने निरस्त किया। आज तक उस पर अंतिम कार्रवाई की 5 साल आपकी नहीं सरकार किया थी गया ना है। नगर नार का प्लांट 5 साल आपकी सरकार थी ना, आपने कोई कार्रवाई की क्या? आप ये आरोप तो लगा रहे हैं आप। विनिवेशीकरण की सूची में है, उस पर यह मौन रहे। चलिए देखिए, आपके आरोप है, लेकिन 5 साल आपकी भी सरकार थी, क्या आपने कोई कार्रवाई की उनके खिलाफ? एक बड़ा आरोप तो आपने लगा दिया उनके खिलाफ। ललित जी, हमने तो विधानसभा का प्रस्ताव भेजा है। यही कह रहा हूं, जो लौह का खनन, कोल की माइनिंग जो है, ये केंद्र सूची का विषय है। 27 जुलाई 2022 को विधानसभा का सर्वसम्मति का प्रस्ताव केंद्र को गया है। मोदी जी ठीक है, मैं उमेश जी से पूछ लेता हूँ, उसके मुनाफे के लिए उस पर भी मौन है। चलिए मैं पूछ लेता हूँ उमेश जी, देखिए गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है, एक समय आपका भी रहा है, लेकिन इस वक्त कांग्रेस का गढ़ है 12 की 12 सीटें, आपके पास एक भी सीट नहीं है यहाँ पर ये कहने के लिए। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ आए, उन्होंने बहुत सारी बातें की, उन्होंने कुछ आरोप भी लगाया, अपनी बातें भी कही, लेकिन आपको लगता है कि आदिवासियों के जो मुद्दे हैं उन पर जो फोकस किया है कांग्रेस ने, आप उनके इतर जाकर कुछ अलग चीज़ें दे पाएंगे? और जो उन्होंने गलतियां की है या जिस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं उनको आप साबित कर पाएंगे? देखिए ललित जी, इस डिबेट में तमाम तरह के झूठे आरोप, चीख पुकार से पूर्व जो आपने एक सुखद खबर, एक ऐतिहासिक खबर सुनाई कि भारत ने ऐतिहासिक जीत श्रीलंका के ऊपर दर्ज की है, इसके लिए आपके चैनल के सभी दर्शकों को बधाई। और छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश ऐसे ही ऐतिहासिक जीत आने वाले समय के अंदर में 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है, और उसी की बौखलाहट और घबराहट कांग्रेस के खेमे में देखने मिल रही है। उसका जीता जागता नजारा अभी हमने डिबेट में भी देखा। जिस प्रकार से कांग्रेस और विकास का 36 का आंकड़ा रहा है, ये पूरे देश की जनता ने देखा है और बीते 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जनता ने भी देख लिया है। देश की जनता ने पहले निर्णय करके कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया, विपक्ष के लायक नहीं छोड़ा। वर्तमान के जो 5 साल बीते हैं कांग्रेस के कुशासन के, जो भ्रष्टाचार के, छत्तीसगढ़ का अहित करने वाले, गरीबों का आवास छीनने वाले, तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस के नाम पर छलने और ठगने वाले, उन तेंदुपत्ता संग्राहकों की चरण पादुका से उनको वंचित करने वाले कांग्रेस की सरकार, उन तेंदुपत्ता संग्राहकों के बच्चों का स्कॉलरशिप तक में गोलमाल करने वाली कांग्रेस की सरकार, उस बस्तर क्षेत्र के अंदर में आदिवासी युवाओं के साथ लगातार अन्याय करने वाले, उनका स्थानीय आरक्षण जो तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के रूप में मिलता था उसको छीनने का पाप करने वाली कांग्रेस की सरकार को बस्तर क्षेत्र की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि ये वही सरकार है जो शराबबंदी का वादा करके आती है, माताओं बहनों को छलने और ऐसा क्या कारण रहा उमेश जी, ऐसा क्या कारण रहा 12 की 12 सीटें कांग्रेस के पास है? फिर ऐसा क्या कारण रहा कि 12 की 12 सीटें कांग्रेस के पास रही? ये तो जानना चाहूंगा ना सर, ये जनता जानना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन मैं अंतर बता रहा था और जनता ने उस अंतर को भाप लिया कि कैसे आदिवासी भाइयों बहनों के साथ लगातार अन्याय और अत्याचार हुआ है। आपका जो मूल सवाल था 12 सीटों को लेकर के, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 3 दिसंबर को जो परिणाम आएंगे ये उलट हो जाएंगे। 12 की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और लगातार 15 वर्षों तक हम सरकार में रहे और बस्तर के अंदर भी हम कभी 9 सीटें कभी 11 सीटें हम भी जीत करके आए। एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी और जो लोक लुभावने झूठे वादे कांग्रेस ने किए थे बीते 5 वर्षों के अंदर में उसकी पोल खुल चुकी है और आने वाले समय के अंदर में जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कांग्रेस को नकार चुकी है। इसलिए कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे खड़गे जी का विषय हो, चाहे राहुल गांधी का विषय हो, चाहे प्रियंका वाड्रा का विषय हो या फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का विषय हो, भरोसे के संकट से जूझ रहे। अरे कांग्रेस के नेताओं को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भरोसा नहीं रह गया। ये सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना में तो पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जी मैं ये सवाल पूछना हूं उनसे, साहब अपना विभाग छोड़ देते हैं लेकिन इनके चेहरों पर जरा भी सिकन नहीं आती। सीधा सीधा गरीबों का आवाज छीनने का पाप करने वाले कांग्रेस किस अधिकार से जनता के बीच में चलिए मैं ये सवाल उनसे पूछता हूं आवास योजना की हमेशा बात उठती है सुरेंद्र जी,
और लगातार केंद्र सरकार ये आरोप लगाती रही है कि जो है स्टेट जो सरकार है वो केंद्र सरकार का पैसा लेना नहीं चाहती या वो उनकी जो योजना है उसको अमल में लाना नहीं चाहती। आप क्या कहेंगे इस बारे में? और दूसरी बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि 12 साल हो गए, यहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी है, 12 की 12 सीटें आपके पास है, तो आपको कहीं ना कहीं ये थोड़ा डर है। वहां से तो मोदी आ रहे हैं, आप भी बड़े बड़े नेताओं की सभा यहाँ करवाने जा रहे हैं। ललित जी, नीति और नियत का अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। ये वही बस्तर है जहां पर वन अधिकार अधिनियम के 4 लाख से ज्यादा पट्टे रमन सिंह ने निरस्त किए थे। हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में 5,18,000 से ज्यादा पट्टे दिए हैं। ये वही बस्तर है जहां पर लोहारी गुंडा में बिना उद्योग लगाए लैंड बैंक बना के रखे थे, आदिवासियों को जल जंगल जमीन के अधिकार से वंचित किया, हमारी सरकार ने निःशुल्क वापस किया। दूसरी बात, आप कह रहे थे आवास योजना के संदर्भ में, गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल में कहता हूं, विधानसभा का लिखित आंकड़ा है, जब इनका तथाकथित डबल इंजन का सरकार था, 15 में योजना शुरू हुई और 18 तक रमन सिंह जी छोड़ा, बहुत झूठ बोल लिए, 2018 तक सच को झूठ आप नहीं बना सकते, जनता हिसाब आप चला लीजिए डिबेट। ऐसे गन बनाने वालों के साथ नहीं बैठते मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखिए एक एक करके बोलेंगे। उमेश जी मैं आपके पास आऊंगा, उमेश जी मैं आपके पास आऊंगा, उमेश जी मैं आपके पास आऊंगा। आप ही का सवाल लेके गया था उनके पास, उमेश जी आप ही का सवाल लेकर उनके पास गया था, उनकी बात सुन लेते सुरेंद्र जी की। चलिए मैं गंगेश जी से बात करूंगा। गंगेश जी चलिए मैं जी चलिए मैं गंगेश जी के पास जाऊंगा, फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा एक एक करके। गंगेश जी देखिए, अगर हम बात करें 90 अगर छत्तीसगढ़ की पूरी सीटों के बारे में, 39 सीटें ऐसी हैं जो आरक्षित है। उनमें से भी अगर हम बात करें 29 आदिवासियों के लिए आरक्षित है, और 29 में से भी जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है उनमें से 12 बस्तर में। कितना ज्यादा फोकस आदिवासियों के लिए बस्तर में। लेकिन अब दोनों ही पार्टियां दावा करती हैं हमने ज्यादा किया आदिवासियों के लिए, बीजेपी कहती कांग्रेस ने ठीक ढंग से काम नहीं किया आदिवासियों के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे जनता के समक्ष जाना है। जनता ने आज तक देखा, 5 साल इनका देखा, 15 साल उनका देखा। क्या कुछ लगता है आपको यहाँ की जो राजनीति है आदिवासियों को लेकर, चूंकि उनका पूरा तो ध्यान जो है वन उपज के ऊपर की ओर है, आदिवासी हैं, बहुत सारी जो है फंडामेंटल इनकी चीजें हैं, उनकी आवश्यकता है वो अलग है। अरे भैया आपको अवसर मिला था, इतना गुस्सा क्यों? गंगेश जी आवाज आ रही? नहीं मैं बिल्कुल मैं देखिए मैं एक एक करके आऊंगा, एक एक। उमेश जी देखिए मैं एक एक करके आऊंगा, एक एक कर। मैं उमेश जी आपके पास भी आऊंगा। देखिए आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, सुरेंद्र जी को भी है, तो हम एक एक करके बात कहेंगे, आपके दोनों की बात जनता तक पहुंचेगी। जी बिल्कुल, मैं आऊंगा, दोनों के पास आऊंगा। देखिए गंगेश जी से मेरा एक सवाल है, उनसे बातचीत कर लें, वो अपना आंसर दे दे, फिर मैं आप दोनों के पास आऊंगा, एक एक करके आऊंगा। हाँ जी गंगेश जी शुरुआत करते हैं। गंगेश जी आवाज आ रही है अब तक? जी हाँ सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैं गंगेश जी ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम बात करें 90 सीटों में से आदिवासियों के लिए, अगर हम कहें कि 29 सीटें आरक्षित है, टोटल जो आरक्षित सीटें 39 है, उनमें से भी अगर आदिवासियों की बात करें 29 है, उनमें से भी 12 जो आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें वो बस्तर में। कितना बड़ा फोकस होना चाहिए आदिवासियों के लिए? दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई दिखाई देती है, क्या कुछ देखते हैं आप सर? देखिए निश्चित तौर पर आदिवासी सीटों को लेकर दोनों ही पार्टी को बराबरी से फोकस करना चाहिए, क्योंकि और ये जो तनाव दिख रहा है एक्चुअली देखिए नेक टू नेक फाइट का ही तनाव है। कांग्रेस को अपना पूरा गढ़ बचा के रखना है, अपनी प्रदर्शन को दोहराना है, तो भाजपा को जो पिछली बार हार हुई थी उससे उबर के नए सिरे से अपना प्रदर्शन अपने केंद्रीय नेतृत्व के सामने पेश करना, और यहाँ पर कांग्रेस अपनी सरकार बनाने का प्रयासरत है। तो यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां लगातार इसमें तनाव में। लेकिन इसका मतलब देखिए जब तक दोनों ही पार्टियां अच्छा ऑफर लेके जनता के बीच नहीं जाएंगी, जनता भी छत्तीसगढ़ की बहुत समझदार है, पिछला चुनाव इसका उदाहरण है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 68 सीट कांग्रेस को आ सकती है, लेकिन जनता ने मौन रह के मतदान किया। सबको ये लग रहा था कि 45-50 के आसपास का आंकड़ा रहेगा आपस में पिछले चुनाव में, लेकिन जनता ने जब वोट किया तो 68 सीट कांग्रेस के खाते में आ गई और 15 सीट भाजपा गए। तो ये चीज जनता भी देखती है और बहुत मौन रहती है। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ही स्मार्ट तरीके से करती है, इसलिए दोनों ही पार्टी को ध्यान रखना पड़ेगा कि जनता के बीच हम जा रहे हैं तो ऐसी चीजों को लेकर आए जिसको समझती है और जिसको अच्छा समझे। अगर कहीं भी दोनों पार्टी में गलतियां होंगी तो निश्चित तौर पर जनता
थर्ड विकल्प भी चुनेंगे। कोई देखिए तीसरी पार्टियां भी सक्रिय हैं। जैसे देखिए छत्तीसगढ़ सर्वाधिक समाज ने अपनी हमर राज पार्टी उतार दी है। आम आदमी पार्टी पहले से सक्रिय है, जो लगातार कांग्रेस की सीट को नुकसान हर जगह पहुंचाते आ रही है। चाहे पंजाब का उदाहरण देख लें या दिल्ली का उदाहरण देख लें। इसी तरह एक छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना करके स्थानीय संस्था है, उसने भी अपना एक पार्टी बना के उसने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। तो हो सकता है कि अगर दोनों ही पार्टियां सावधानी से नहीं चलेंगी तो वोट ये जो थर्ड फ्रंट में जो पार्टियां अभी इकट्ठा हुई है, इसके अलावा समाजवादी बसपा तो पहले से ही, बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पहले से ही है यहाँ, जिनका अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव है, खासतौर एसी सीट पे प्रभाव है, और गोंडवाना गणतंत्र का आदिवासी सीट। दूसरे विकल्प भी अब जनता के सामने आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। देखिए मैं एक एक करके आऊंगा। सुरेंद्र जी, आपके ऊपर जवाबदारी इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक तरफा वोटिंग हुई थी, एक तरफा आपको जीत मिली है, छत्तीसगढ़ की जनता ने एक तरफा आपको जीत दिलाई है। आपसे जो है सबसे ज्यादा सवाल किए जाएंगे क्योंकि जनता आपसे ही मांगेगी 5 साल में आपने क्या कुछ किया, इस बात की जो है जानकारी भी आपसे मांगी जाएगी, सवाल जवाब भी किए जाएंगे और आपको जवाब भी देने वो, ताकि एक बार फिर जनता आप पर विश्वास करे। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, उसके बाद फिर मैं उमेश जी के पास जाऊंगा। जी, किसी भी सवाल से इनकार नहीं है, जवाब देने के लिए हम बैठे हैं। चलिए, लेकिन बीच में जिस प्रकार से टोका टोकी होती है उचित नहीं है। आपकी बात पहले भी कहा कि आज छत्तीसगढ़ जो है देश में वनोपज संग्रहण में नंबर 1 है। पूरे देश की कुल खरीदी का 73% केवल छत्तीसगढ़ में होता है। रमन राज में 2018 तक केवल 6 वनोपज खरीदे जाते थे, आज 76 वनोपज खरीदे जा रहे हैं। केवल मात्रा नहीं, जो कीमत 2,500 रुपया प्रति मानक बोरा मिलता था तेंदुपत्ते का, 4,000 रुपया मिल रहा है। कोदो और कुटकी वनांचल में, बस्तर जैसे जंगल क्षेत्र में कोदो कुटकी बोया जाता है। मोदी सरकार ने एमएसपी तक डिक्लेयर नहीं किया। छत्तीसगढ़ नंबर 1 राज्य है जो कोदो कुटकी रागी को समर्थन मूल्य से ज्यादा में खरीद रहा है। जिस प्रकार से 15 साल इन्होंने, इनके विकास के क्या मायने हैं? देश में कुल कर्ज का भार 2014 की तुलना में 3 गुना बढ़ गया। भुखमरी इंडेक्स में 55 से 111 स्थान पर आ गए। जिस प्रकार से महंगाई का आलम है, ये इनके विकास के मायने हैं। जो बेरोजगारी है, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था, क्या हुआ उस वादे का? जिस तरह से किसानों के नाम पर आज झूठ बोले गए। पहले भी मैंने कहा आपने अपनी बात भी कही के मामले में देश के प्रधानमंत्री झूठ बोले। इस बात का भी जवाब दिया कि बस्तर का विकास कांग्रेस ने कैसे किया। जी जी बिल्कुल, आपने दोनों ही बातें कह दी। हमारी सरकार 17.5 लाख आवास बना के, चलिए ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, आपकी बात समझ गया। आपने दोनों ही बातें कह दी कि बस्तर में किस तरह से विकास किया है कांग्रेस ने और उनकी क्या गलतियां रही हैं। उमेश जी देखिए, तुरंत बताइए, बहुत कम समय मेरे पास, ये बताइए कि उन्होंने तो कहा कि बस्तर में विकास किया, मोदी जी कह रहे हैं बस्तर में विकास नहीं किया, 36 का आंकड़ा है विकास और कांग्रेस का। तो आप कुछ जल्दी से बताइए, वो ऐसे कौन कौन से आंकड़े हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वहां पर विकास नहीं हुआ। देखिए, पहले तो 2 पॉइंट मैं कहूंगा। देश के अंदर में आज चर्चा का विषय है, देश के अंदर में आज पहचान है छत्तीसगढ़ को लेकर के 30% कक्का आपका काम पक्का, अर्थात ये भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला नारा आज बन गया है देश भर के अंदर में छत्तीसगढ़ को लेकर के। ये विकास की बात कर रहे हैं। इन्होंने मक्का प्लांट की बात की थी, आज उसकी क्या स्थिति, कभी आप भी जाइएगा, आपके रिपोर्टर को भी भेजिएगा। ये लगातार वादा तो करते रहे, लेकिन उसकी आज क्या स्थिति है। एथेनॉल को लेकर के बात किया, फिर किसानों को वहां पर छल लिया, वहां पर ठगने का काम किया, और कमोबेश यही स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में बनी हुई है। और ये लगातार, अभी ये युवाओं की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, यहाँ दावा था 1 लाख सरकारी नौकरी का, कितना दिया? पीएससी में गड़बड़ झाला, लगातार अपने चहीते समझ गया आपकी बात समझ गया। देखिए मोदी जी भी आए, उन्होंने भी यही बातें कही हैं। जी जी चलिए, मैं समझ गया। देखिए आपको जनता के सामने जाना है, सुरेंद्र जी, उनकी पार्टी को भी जनता के सामने जाना है और ये बात सामने रखनी है कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया, दूसरी पार्टी ने क्या गलत किया, और उसके आधार पर ही फैसला होगा। सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय इतना ही सर। सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और एक एक करके हम बात करेंगे तो बहुत ही अच्छी डिबेट होती है। उमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और गंगेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर बस्तर तूफान मचा हुआ है क्योंकि दोनों ही पार्टियां फोकस कर रही है। बस्तर जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि छत्तीसगढ़ पर फतेह हासिल करना है और आदिवासियों का गढ़ है, इसलिए आदिवासियों के मुद्दों को छोड़ना नहीं है। बीजेपी भले ही ये कह रही है, उनके बड़े नेता नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस और विकास का 36 का आंकड़ा है, लेकिन कांग्रेस लगातार अपने विकास गिनाने की कोशिश भी कर रही है। 5 साल की सत्ता रही है, देखना होगा कि जनता उनके विकास को किस तरह से देखती है और बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखती है। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।